नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट 2022 का जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाल विकास और मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्लास 8 है यानी कि 8वीं क्लास है। इसके पहले 7 क्लासेस में दे चुका हूँ और हर वही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर अच्छे नंबरों में आया हुआ था, हर शिफ्ट में आया हुआ था सीटेट में। इसलिए ये चीज़ ज़रूर देख के जाइएगा। कम से कम 20 से 25 टॉपिक में आप लोगों को बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। कम से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 40 भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो आपको 25 से 30 टॉपिक मिलेंगे और वो 25 से 30 टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 100% उस 25-30 टॉपिक में से कम आपका 15 से 20 नंबर गारंटी है कि आना ही आना है। तो आज हम देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टैक्सोनॉमी को ही कहते हैं वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लूम का वर्गीकरण यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं कि हर एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर से यूपी टेट के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि ब्लूम कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो ब्लूम मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। इनका फुल नेम अगर कहा जाए तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम था। इनका जन्म हुआ था 1913 में, मृत्यु हुई थी 1999 में। ये अमेरिका के शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया था। ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको दिखेगा, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि इन्होंने, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है 1 नंबर का कि इनकी किताब का नाम क्या है। तो इनकी किताब का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसको इन्होंने लिखा था 1956 में और इसमें उन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में बताया था। और ब्लूम के वर्गीकरण को ही शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया जो बेसिक ब्लूम का वर्गीकरण था, उनके बारे में बता दिया मैंने। अब चलते हैं ब्लूम का वर्गीकरण है क्या, इसको कितने भागों में बांटा गया और क्वेश्चन कहाँ से आपके सीटेट में बनता है, वो मैं पूरी वीडियो में आपको बताता रहूँगा जहाँ जहाँ सभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्लूम ने बालकों के अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 तरीके का यहाँ पे पक्ष बताया था। पहला पक्ष था यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा पक्ष था यहाँ पे भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा पक्ष था हमारा क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से पक्ष थे। वहाँ पे आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से ये तीनों ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन हो सकता है कोई दूसरा हो, या फिर वहाँ पे 3 ऑप्शन कोई दूसरा हो, उसमें से एक ऑप्शन ये दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा यहाँ पे पक्ष है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पक्ष है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, जहाँ से एग्जाम में आपके हर बार सीटेट के एग्जाम में भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ से आप लोग को क्या क्वेश्चन आया वो मैं बताऊँगा अभी। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने ही किया था 1956 में। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, यानी कि आपके मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है ये ज्ञानात्मक पक्ष। इसके उद्देश्य इसको सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम में निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। और कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर, यानी कि जो सबसे नीचे होगा वो निम्न स्तर होगा और सबसे ऊपर जो होगा वो उच्च स्तर होगा। इस तरफ से इसका चार्ट बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। आपको पता है बेस यहाँ पे सबसे बड़ा है, फिर उसके छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऊपर यहाँ पे रिफाइन होके आया। तो सबसे अगर यहाँ पे पूछा जाए उच्चतम स्तर तो मूल्यांकन होगा, निम्नतम स्तर पूछा जाए तो ज्ञान होगा। ठीक है, टोटल 6 भागों में बांटा गया है। अब ये है क्या क्या, ज्ञान क्या है, समझबूझ क्या है, अनुप्रयोग क्या है, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, मूल्यांकन क्या है। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में मूल्यांकन को कहते हैं इवेल्युएशन, संश्लेषण को कहते हैं सिंथेसिस, विश्लेषण को कहते हैं एनालिसिस, अनुप्रयोग को कहते हैं एप्लीकेशन, समझबूझ को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन और ज्ञान को आपको पता ही है क्या कहते हैं, नॉलेज। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले ज्ञान देखते हैं कि बच्चों में सबसे पहले, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ होगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू।
इसमें बच्चों को आंकड़े की जानकारी को याद करना, प्रत्यास्मरण या आदि का यहाँ पे कराने का प्रयास किया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को याद कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, और गारंटी देता हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके सीटेट में 100% मैं बता रहा हूँ, ध्यान से अगर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे तो 120 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान में क्या कराया जाता है, चीज़ों को, आंकड़ों को याद कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद दूसरा है बोध, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बच्चों को जो ज्ञान अभी दिया गया है, अभी मैंने आपको ज्ञान दिया, तो इसके हिसाब से आपको समझ विकसित हुआ, आपके अंदर एक समझ विकसित हुआ, जिससे क्या करेंगे, आप अपनी समस्याओं को समझा सकेंगे, उसके बारे में बता सकेंगे लोगों को। फिर तीसरा यहाँ पे पॉइंट है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपको अभी मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसको आप देख रहे हैं, इसको आप पहले ज्ञान हुआ तभी आप देखने आए यहाँ पे, उसके बाद आपने उसको क्या किया, उसकी अपने अंदर समझ विकसित की, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता क्या है। फिर परिस्थितियों के अनुरूप उसका प्रयोग करेंगे, यानी जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आज की चीज़ को आप वहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या होगा, परिस्थितियों के अनुसार उस चीज़ को यूज किया आपने। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। इसमें जो आपने, इसमें देखिए लिखा गया, इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया, ठीक है, अलग करने की क्षमता होती है ताकि इसमें उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। जैसे आपने अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा दिया मैंने, कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा दिया, तो ये सारी चीज़ जो आपने, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अलग अलग करके पढ़ी हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका उस टॉपिक पे अलग से एक समझ विकसित हो रही है। लेकिन लास्ट में क्या होगा, उसको यहाँ पे आपने उसको क्या किया, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया अलग अलग करके। उसके बाद आता है आपका संश्लेषण, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। इसमें क्या है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। जैसे आपने अभी अलग अलग टॉपिक पढ़ लिया, लास्ट में क्या होगा, सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो एक आपका ये टॉपिक बन जाएगा, बाल विकास मनोविज्ञान। ये जो आपने अलग अलग टॉपिक पढ़े हैं उसको आप इकट्ठा करके ले जाएंगे, आप ज्ञान को अपने दिमाग में एक जोड़ लेंगे, उन सभी चीज़ों को जोड़ लेंगे और वो बन जाएगा आपका बाल विकास मनोविज्ञान। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आप तर्क दे सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सबसे जो उच्चतम स्तर है वो है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा गया है, आपने अभी पढ़ा, उसको अलग अलग करके पढ़ा, सिंथेसिस में उसको इकट्ठा कर लिया आपने ज्ञान को। बाद में जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे आप अपना मूल्यांकन करेंगे, जो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से आपने पढ़ा है या फिर कहीं से भी पढ़ा है आपने, वो वहाँ पे पता चलेगा कि आपको कितना वो किस स्तर पर आपने सीखा है, उसका मूल्यांकन होगा वहाँ पे, ठीक है। ये था आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब दूसरा है यहाँ पे भावात्मक उद्देश्य, यानी कि इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन में देखिए क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य यानी कि इफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रैवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। यानी कि इसका निर्माण जो है वो ब्लूम्स ने नहीं किया था, क्रैवाल और मारिया ने किया था 1964 में। इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिसका हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ मुख्य बिंदुएं यहाँ पे रखी हैं। भावात्मक पक्ष में से तात्पर्य है, जैसे हमारा जो यहाँ पे भावात्मक पक्ष क्या क्या होता है, भाव क्या क्या है, गुस्सा है, प्यार है, किसी से चिढ़ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, ये सारे हमारे क्या है, भावात्मक पक्ष है। तो भावात्मक उद्देश्य में इन सब चीज़ों का विकास किया जाता है। इसको भी यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। भावात्मक पक्ष को भी 5 भागों में बांटा गया, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञानात्मक पक्ष था, लेकिन ऐसा नहीं कि भावात्मक पक्ष से क्वेश्चन नहीं आते। भावात्मक पक्ष से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। सीरियल वाइज दे देगा कि इसमें से आपका कौन सा यहाँ पे जो भावात्मक पक्ष है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, सबसे पहला यहाँ पे क्रम है अनुकरण या ध्यान देना, यानी कि रिसीविंग और अटेंडिंग। भावात्मक उद्देश्य यानी कि इफेक्टिव डोमेन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम बालकों को नकल कराया जाता है, यानी कि उनको सिखाने के लिए उनको चीज़ें नकल कराई जाती है, उसका अनुकरण। जैसे आपने कुछ क्या बच्चों को क्या कहते हैं, ए बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं उसके पीछे उसका अनुकरण करते हैं, ए फॉर एप्पल तो बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, उसका क्या करते हैं, नकल करा रहे हैं, अनुकरण करा रहे हैं, ठीक है। के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक अध्यापक को छात्रों को पढ़ाते समय उस प्रकरण का भावात्मक पक्ष को महसूस कर उसको क्रियान्वित रूप देना चाहिए, जिससे छात्र उसका अनुकरण कर उसको महसूस कर सके, ठीक है।
जब आपने बच्चों को नकल करा दिया, उसके बाद आता है दूसरा अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या है, इसके बाद जब आपने अनुकरण करा दिया, तत्पश्चात अनुकरण के बाद उस अनुकरण के द्वारा वो क्रिया करता है। जैसे आपने उसको सिखा दिया नकल करना, अनुकरण करना सिखा दिया, अब क्या करेगा बच्चा, उससे अनुक्रिया करेगा, उस अनुकरण से क्या कार्य किया जा सकता है वो करेगा वो। अब तीसरा फिर है आकलन यानी कि असेसमेंट। इस अनुक्रिया के पश्चात जो रिस्पॉन्ड किए करेगा, उसके पश्चात वो उसका आकलन करेगा कि वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, इसका आकलन हो गया। फिर चौथा यहाँ पे संगठन, जो आपने ज्ञान दिया उसको वो अब इकट्ठा करेगा। आपने उसको अलग अलग ज्ञान दे दिया, नकल करना सिखा दिया, उसका उसने दैनिक अपने जीवन में उसको क्रिया करके भी उसने देख लिया, उसको उसने ये भी देख लिया कि आकलन क्या है, कि उसने जो किया है उसका सही है या गलत है। उसके बाद उस चीज़ को वो सही रहेगा तो क्या करेगा, उसको इकट्ठा करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसको संगठन उसका करेगा। उस प्रकरण को एक स्थान पर रख कर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसमें विचार करना शुरू हो जाता है बच्चे में। और लास्ट में यहाँ पे है भावात्मक पक्ष का 5वां पॉइंट, मूल्यों का चारित्रीकरण या विशेषीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लास्ट में जो है किसी भी पात्र का वो चरित्र निर्माण करेगा। जैसे उसको सारी चीज़ें आपने नकल करा दिया, उसको उसकी अनुक्रिया करके वो सीख भी गया कुछ चीज़ों को, उसके बाद उसका आकलन भी कर लिया, उसके बाद उसको इकट्ठा भी कर लिया, उसके बाद वो किसी जिसके बारे में ये चीज़ कर रहा था उसके बारे में वो चरित्र निर्माण करेगा। जैसे किसी बच्चे को आप बताएंगे कि ये चोर है, तो वो चोर नाम सुनते ही उसका चरित्र निर्माण हो जाएगा, गुस्से का भाव उसके अंदर आ जाएगा कि ये चोर है या गुंडा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्से का भाव जागृत हो जाएगा। और अगर आपने बताया कि ये बहुत अच्छा काम किया है, ये हीरो है, तो जाहिर सी बात है किसी बच्चे के सामने अगर ऐसे आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक चरित्र निर्माण होगा कि ये अच्छा आदमी है, उसके लिए सहानुभूति उसके अंदर जागृत हो जाएगी। ये था भावात्मक पक्ष। अब आता है आपका मनोशारीरिक उद्देश्य यानी कि साइकोमोटर डोमेन, इसी को कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशलों से है। इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य करने हेतु विशेष प्रतिमान में संगठित करना यानी कि उसको प्रशिक्षित करना, विकसित करना, उसके शारीरिक और मांसपेशियों को उसके विकसित करना। ऐसे ऐसे यहाँ पे उसको इस तरीके से यहाँ पे विकास की यह अवस्थाएँ दी जाती हैं। तो यहाँ पे इसके भी यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं, 6 भागों में इसको भी बांटा गया है। देख लीजिए, मनोगत्यात्मक भाग को भी 6 भागों में बांटा गया है। इसमें उत्तेजना है पहला। उत्तेजना में क्या है, यह क्रियात्मक स्तर का पहला स्तर है। ठीक है, इसमें वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी क्रिया का अनुकरण करना होता है। सबसे पहले बच्चे के अंदर उत्तेजना आनी चाहिए कि यह चीज़ हमको करनी है। फिर जब वो उत्तेजना आ जाएगी तो क्या दूसरा क्या होगा, उस कार्य को करेगा। उपयुक्त यहाँ पे उपयुक्त क्रिया का चुनाव, गत्यात्मक क्रियाओं को करना, मांसपेशी गतिविधियों में विभेदन आदि क्रियाएं ये करेगा। पहले तो उसके अंदर उत्तेजना आनी चाहिए कि आपको पढ़ना है, फिर क्या करेगा, उस कार्य को करेगा। वो अगर फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे आपने खेल के लिए किसी को बुलाया, तो पहले तो वो देखेगा, उसको खेल के लिए मोटिवेट करेंगे, चलो यार क्रिकेट खेला जाए। फिर क्या करेगा, वो उस कार्य को करेगा, वो क्रिकेट खेलेगा। फिर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। चौथा क्या है, नियंत्रण, किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण। जैसे आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी है, क्रिकेट देखा होगा सबने, बॉलिंग करने जा रहे हैं तो आप दौड़ के बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो आपका जो नियंत्रण होना चाहिए कि बॉल हमको कहाँ पे फेंकनी है। ऐसा नहीं कि बॉल फेंक रहे हैं, बैट्समैन के ऊपर से निकल के चली जा रही है, तो वो आपका नियंत्रण नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, नियंत्रण होना चाहिए। फिर उसके बाद 5वां है सामंजस्य, किसी क्रिया के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि आपने बॉलिंग की और आपका सामंजस्य क्या है, कीपर के साथ, जो है विकेट कीपर है उसके साथ आपका सामंजस्य होना चाहिए कि आप किस तरीके से बॉल करें। एक दूसरे के बीच में, आपके बॉलर के बीच में और विकेट कीपर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, जिससे आप उस चीज़ को सफलता से कर सकें। फिर 6वां क्या है, स्वाभाविकरण है, यानी कि क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकरण आना। यानी कि जब पहले आप शुरू में कोई चीज़ करने जाते हैं तो वो चीज़ करने में आप असहज महसूस करते हैं कि ये यार कार्य करें या ना करें, कठिन होगा, सरल होगा, कैसे करेंगे। पहली बार कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें आप असहज होते हैं, लेकिन जब उसको बार बार करने लगते हैं तो क्या होता है, वो स्वाभाविकरण हो जाता है, आप आराम से फिर वो चीज़ कर देते हैं। और लास्ट में है यहाँ पे आदत निर्माण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, सबसे यहाँ पे उच्चतम स्तर इसका यही है साइकोमोटर डोमेन का। आदत निर्माण में है क्रियात्मक पक्ष के विकास का यह श्रेष्ठस्थ स्तर है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में यह व्यवहार विकसित होता है कि कार्य की स्वचालित शैली का विकास, कम समय एवं कम शक्ति का व्यय करके कठिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करना और कार्य में निपुणता, जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ या रेखांकित चित्र बनाना। लास्ट में आप आदत निर्माण का मतलब क्या होता है,
एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, बॉलिंग करने पहले दिन गए तो आपसे बॉलिंग नहीं हुई अच्छे से, उसके बाद लास्ट में क्या क्या होगा, डेली डेली वही काम करेंगे तो आपका आदत निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कठिन चीज़ भी करने में आपको फास्ट बॉलिंग करनी है या फिर स्लो करनी है, स्पिन करनी है, जो भी करनी है बहुत आराम से कर ले जाएंगे, उस चीज़ को करने में सहज महसूस करेंगे, फिर वो कठिन कार्यों को भी आप आसानी से कर ले जाएंगे जब आपका आदत निर्माण हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों ब्लूम का वर्गीकरण। लेकिन अभी जाइए मत, आपके लिए ही यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस, तो इसको जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से में संक्षिप्त कर ले सकते हैं, यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अब देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे आपने किसी को कहानी बताया, अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, उस चीज़ को व्याकरण की शुद्धता के अनुसार ही उस चीज़ को, कहानी क्या होती है, बड़ी होती है, अब उसको शॉर्ट में वो विद्यार्थी खुद से कर लिया, तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या विकसित हुआ, उसके अंदर समझ विकसित हुई। ठीक, फिर दूसरा क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑडिटोरियम में किया जा सकता है, खेल के मैदान में किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है, या फिर तीनों जगह। तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसको सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे विद्यालय और कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। अब अभी मैंने बताया था संज्ञानात्मक जो ज्ञान से रिलेटेड हो, तो ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या था, सबसे ऊपर क्या था, मूल्यांकन था। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। तो पहले बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि गलत है या सही है, क्या कर रहा है, उस चीज़ का मूल्यांकन कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ का मूल्यांकन कर रहा है कि ये सही होगा मेरे लिए, ये वीडियो देख रहा हूँ, क्या ये वीडियो सही है मेरे लिए या फिर गलत है। इसका मूल्यांकन आप खुद करेंगे, आपको जब एग्जाम में जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, तो ये क्वेश्चन भी मिल सकते हैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे एग्जाम में। तो इसको क्या कर रहे हैं आप, मूल्यांकन कर रहे हैं इस चीज़ का। छठवां क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। छठवां और आठवां क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, छठवां सातवां आठवां। ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, मैंने बोला था कि एक ऐसा चीज़ होगा जो नहीं होगा, बाकी की चीज़ें ऐसी होंगी। तो यहाँ पे देखिए नाम थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हों। संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक तो सीधे सीधे आपको पता ही है, मनोवाहक यानी कि साइकोमोटर डोमेन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातवां। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम आपको बताना है। जो भावात्मक पक्ष था, जो दूसरा पक्ष था ब्लूम की टेक्सोनॉमी का, उसका सही क्रम आपको मैंने बोला था ना, सही क्रम में क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करते थे, बच्चों को नकल कराते थे। नकल कराने के बाद, उस नकल अनुकरण करने के बाद बच्चे उस चीज़ को खुद से क्रिया करने में प्रयोग करते थे। फिर उसका क्या करते थे, मूल्यांकन करते थे कि ये सही है या गलत। फिर उस चीज़ को क्या करते थे, संगठित करते थे, और लास्ट में उसको क्या करते थे, चरित्र निर्माण करते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अनुकरण किया, फिर अनुक्रिया किया, फिर अनुमूल्यन किया, इसी को ही मूल्यांकन कहते हैं। उसके बाद संगठन किया, उसके बाद चरित्र निर्माण किया। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा आठवां क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर, आपको सबसे नीचे वाला स्तर बताना है। तो निम्नतम स्तर क्या था, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।